बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री फेज़ डायोड ब्रिज की तरफ हम जाएंगे, जो कि हमारे पास एक सिक्स पल्स रेक्टिफायर भी हम इसको कह सकते हैं। जो हमारे पास थ्री फेज़ हाफ वेव है उसको हम थ्री पल्स रेक्टिफायर का नाम देते हैं। आउटपुट की वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तीन पल्सेस बनती हैं आउटपुट की एक साइकिल के अंदर, इनपुट की एक साइकिल के अंदर, तो उसको थ्री पल्स कहते हैं। और अगर आउटपुट की सिक्स पल्सेस बनती हैं, सिक्स साइकिल्स बनते हैं इनपुट के एक साइकिल के इंटरवल में, तो उसको हम सिक्स पल्स रेक्टिफायर कहते हैं। तो सिक्स पल्स रेक्टिफायर या थ्री फेज़ ब्रिज या हमारे पास थ्री फेज़ फुल वेव कह लें, ये मुख्तलिफ नाम है जिससे हम याद कर सकते हैं इस रेक्टिफायर को। तो फिर से हम पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट लेंगे और फिर हम थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसको हम दोबारा विज़िट कर लेंगे, क्योंकि उसका एक कनेक्शन बनता है थ्री फेज़ ब्रिज के साथ। तो वो कनेक्शन देख लेंगे और उस कनेक्शन से हमें एक इंट्यूटिव आइडिया मिल जाता है कि कैसे हायर पल्स नंबर रेक्टिफायर जो है वो बनते हैं। फिर इनपुट पावर फैक्टर और फोरियर एनालिसिस जो है थ्री फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर के, वो देखी जाएंगी। तो हमारे पास थ्री फेज़ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हमारे पास फुल वेव या थ्री फेज़ ब्रिज जो है इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे पास रिकॉल करते हैं हम थ्री फेज़ स्टार रेक्टिफायर या थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर को, जो हमने इस तरीके से सर्किट बनाया था उसका कि तीन फेजेस हैं, हर एक फेज़ के अंदर एक एक डायोड लगा हुआ है सीरीज़ में। और हमने बताया था कि आउटपुट वोल्टेज के लिए ये क्राइटेरिया है कि आउटपुट वोल्टेज होती है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ वी ए, वी बी एंड वी सी। इन तीनों में से, तीनों फेज़ वोल्टेजेस में से जिसकी वोल्टेज जो है वो हाईएस्ट होगी, हायर होगी, वो हमारे पास बन जाएगी आउटपुट वोल्टेज। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे वी ए, वी बी, वी सी, ये फेज़ वोल्टेजेस हमने ड्रॉ किए थे। और हमने बताया कि जो वी नॉट है वो सिंपली ये जो पीक्स हैं इनको अगर हम ट्रैक करें, इसको हम ट्रेस करें, तो हमारे पास ये बनेगी वी नॉट। तो कुछ टाइम के लिए वी ए हमारे पास, जब डायोड D1 हमारे पास ऑन होगा, जब D2 ऑन होगा तो फिर हमारे पास वी बी को हम ट्रैक कर रहे होंगे, जब D3 ऑन होगा तो तब हम वी सी को ट्रैक कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो हम बना लेते हैं। अब एक और थोड़ी सी इसमें चेंजेस करते हैं। थोड़ी सी चेंज ये है कि हम जो डायोड की पोलैरिटी है इसको रिवर्स कर देते हैं। इसका एक कॉमन एनोड कनेक्शन बना देते हैं यहाँ पे। तो हर एक फेज़ के अंदर एक डायोड तो लगा रहे हैं हम, लेकिन ऊपर जो है एक कॉमन कैथोड कनेक्शन था, अब हम एक कॉमन एनोड कनेक्शन बनाने लगे हैं। तो कॉमन एनोड कनेक्शन बनाने का मतलब ये होगा कि हमारे पास इन तीनों में से वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसके कैथोड के ऊपर मिनिमम वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन कैथोड था तो एनोड को जो अप्लाई हो रही थी वोल्टेज, उसमें हम बताते थे कि मैक्सिमम होगा, उसमें से जिसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो वाला डायोड कंडक्ट करेगा। लेकिन अब ये कॉमन एनोड कनेक्शन है तो तीनों में से वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसके कैथोड के ऊपर मिनिमम वोल्टेज जो है वो आ रही होगी। सो हम लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वी ए, वी बी एंड वी सी। तो आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से हम ड्रॉ करेंगे फेज़ वोल्टेजेस वी ए, वी बी और वी सी, और हम इसमें फिर ट्रैक करेंगे जो मिनिमम है उसको ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी बी जो है वो सबसे नीचे है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है, बारी आ जाती है वी सी की, उसके बाद बारी आ जाती है वी ए की। तो हम डायोड को देख सकते हैं कि D2 कंडक्ट करेगा क्योंकि ये फेज़ बी के अंदर है। तो हमारे पास VB आएगा तो D2 कंडक्ट करेगा, या अनदर वर्ड्स D2 कंडक्ट करेगा तो VB आएगा। और जब D3 कंडक्ट करेगा तो VC, और जब D1 कंडक्ट करेगा तो VA। तो हम इससे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉमन कैथोड कनेक्शन है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है वी नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ वी ए, वी बी, वी सी। लेकिन अगर हम एक कॉमन एनोड कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाएगा मिनिमम ऑफ वी ए, वी बी एंड वी सी। तो एक नेगेटिव आउटपुट जो है इसमें से हमारे पास आएगी अगर हम कॉमन एनोड कनेक्शन बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं थ्री फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कि थ्री फेज़ हाफ वेव का और थ्री फेज़ ब्रिज का आपस में कनेक्शन क्या है। तो थ्री फेज़ ब्रिज में हमारे पास तीन फेजेस हैं, हर एक फेज़ के साथ एक लेग जो है डायोड की
इसको आप एक लेग या एक आर्म कह लें, ये हर एक फेज़ के साथ ये एक लेग कनेक्ट होगा। तो दो हमारे पास कनेक्शन बनेंगे। एक कनेक्शन बनेगा यहाँ पे कॉमन कैथोड और एक हमारे पास कॉमन एनोड कनेक्शन बनेगा। तो ये जो नीचे वाले हैं और ये ऊपर वाले हैं, तो ऊपर वाले जो है वो इस प्रिंसिपल से ऑपरेट करेंगे और नीचे वाले जो है वो इस प्रिंसिपल से ऑपरेट करेंगे। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं इसको। ये हमारे पास 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। जिस तरह मैंने बताया कि एक हमारे पास है कॉमन कैथोड कनेक्शन और एक हमारे पास आ जाएगा कॉमन एनोड कनेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन एनोड कनेक्शन। अब कॉमन कैथोड की जो वोल्टेज बनेगी, उस पॉइंट का जो वोल्टेज बनेगा उसको हम नाम दे रहे हैं Vp का, और ये वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट। हम इसको मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट। फिर हमारे पास जो Vn है वो हम इस कॉमन एनोड वोल्टेज को हम नाम दे रहे हैं, और ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दी न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम फाइंड करेंगे इसमें Vp और हम फाइंड करेंगे Vn। तो हमारे पास जो V0 होगा वो सिंपली इक्वल होगा Vp माइनस Vn के। इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास लोड वोल्टेज होगा। तो लोड असल में इन कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड टर्मिनल्स के बीच कनेक्टेड है, तो हमें Vp माइनस Vn के ज़रिए लोड वोल्टेज जो है वो फाइंड करना होता है। तो रिकॉल कर लेते हैं, हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस Va, Vb, Vc उसी तरह से है। π/6 का फेज़ शिफ्ट, 5π/6 का, और फिर 9π/6 का फेज़ शिफ्ट। जो हमारे पास लाइन वोल्टेजेस हैं Vab, Vbc, Vca, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे फेज़ आ जाएगा 0, फिर हमारे पास 2π/3 और 4π/3 का फेज़ शिफ्ट आ जाएगा। अब Vp हमारे पास जो वोल्टेज है जो कि कॉमन कैथोड कनेक्शन का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल पॉइंट। तो हमारे पास Vp को यूँ हम बता सकते हैं कि इसकी वोल्टेज होगी इक्वल टू Va अगर हमारे पास डायोड D1 कंडक्ट करता है। ये पॉइंट पे वोल्टेज होगी Va अगर D1 कंडक्ट करता है। इसी तरह Vp की वोल्टेज होगी हमारे पास Vb अगर D3 कंडक्ट करता है, और फिर हमारे पास होगा Vc अगर D5 कंडक्ट करता है। अगर हम Vn की बात करें तो Vn की वोल्टेज इस तरह से हम बता सकते हैं कि Va होगी वोल्टेज कॉमन एनोड पॉइंट की अगर हमारे पास D4 कनेक्शन है, D4 जो है वो कंडक्टिंग मोड में है। इसी तरह Vb जो है वो हमारे पास Vb के इक्वल होगा अगर D6 है, और अगर D2 कंडक्शन मोड में है तो Vn फिर हमारे पास होगा इक्वल्स टू Vc। तो इस तरह से Vp और Vn पॉइंट की जो वोल्टेजेस हैं हम इस तरह से बता सकते हैं। एक चीज़ जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमने ये जो नंबरिंग की हुई है ये ऑड नंबर्स जो है ऊपर लगे हुए हैं D1, D3 एंड D5, और इवन नंबर जो है वो नीचे है, लेकिन इवन नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है 2, 4 एंड 6, जबकि वो स्ट्रेट है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं 1, 3, 5। अब ये नंबरिंग जो है इसको इसी ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कंडक्शन स्टेट्स देखते हैं तो वो इसी ऑर्डर में होते हैं। लाइक 1, 2 के साथ कंडक्ट करता है, 2, 3 के साथ, 3, 4 के साथ, 4, 5 के साथ, और 5, 6 के साथ। किसी भी एक मोमेंट के ऊपर किसी भी टाइम पे हम देखते हैं तो 2 डायोड कंडक्ट कर रहे होंगे। एक इस अपर हाफ में जो 1, 3, 5 है, इसको मैं अपर हाफ कह देता हूँ, और एक लोअर हाफ में कंडक्ट कर रहा होगा। तब हमारे पास ये जो लोड है इसमें से करंट का जो पाथ है वो इस्टेब्लिश होगा। तो अपर हाफ में से एक और लोअर हाफ में से एक डायोड जो है किसी भी मोमेंट के ऊपर कंडक्ट कर रहा होगा। तो कुल कितने कंडक्शन स्टेट्स बन सकते हैं हम काउंट कर लेते हैं कि अगर D1 कंडक्ट कर रहा है तो D1 के साथ कंडक्ट कर सकता है हमारे पास 6 और 2, तो 2 ये स्टेट हो गए। इसी तरह फिर अगर हमारे पास 3 की बात करें तो 3 अगर कंडक्ट कर रहा है तो उसके साथ कंडक्ट कर सकते हैं 4 और 2, तो ये 2 हो गए। और अगर 5 कंडक्ट कर रहा है तो उसके साथ नीचे लोअर हाफ में 4 और 6 कंडक्ट कर सकते हैं, ये 2 एडिशनल ऑप्शन है। तो हमारे पास आ जाएंगे कुल मिला के 6 डिफरेंट कंडक्शन स्टेट्स आ सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 कंडक्शन स्टेट हैं, और किसी भी मोमेंट के ऊपर एक डायोड अपर हाफ में और एक डायोड जो है वो लोअर हाफ में वो कंडक्ट करेगा। और 6 स्टेट्स जो है इसको आप रिलेट कर सकते हैं 6 पल्स से। हर एक स्टेट जो है एक पल्स जनरेट करेगा
और इनपुट के एक साइकिल में आउटपुट की 6 पल्सेस जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फेज़ वोल्टेजेस को। फेज़ वोल्टेजेस हमारे पास ये जो है VA, VB, VC ये हमारे पास हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ किए हुए हैं एज डॉटेड लाइन। और इसमें से हम ड्रॉ कर लेते हैं VP और VN को। तो VP हमें पता है कि इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ VA, VB एंड VC, तो उसको हम ट्रैक कर लेते हैं। मैक्सिमम बनता है इस तरह से, ये जो पीक्स हैं इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास VP वोल्टेज आ जाएगा और ये बिल्कुल 3 फेज़ स्टार की जैसी वेव फॉर्म है, 3 पल्स वेव फॉर्म है। फिर हम VN की जो वेव फॉर्म है उसको ट्रैक कर लेते हैं और यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मिनिमम होना चाहिए। सो VN इज़ द मिनिमम ऑफ VA, VB एंड VC। तो मिनिमम को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो मिनिमम है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं मिनिमम। तो VP हमारे पास जो रेड में है और VN हमारे पास हमने ब्लू में ड्रॉ कर लिया। ये दो वेव फॉर्म्स हमारे पास आ गई हैं। लेकिन जिस तरह बताया कि ये हमारे पास आउटपुट नहीं है, ये पॉइंट इस पॉइंट का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू N और या VN का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल पॉइंट। तो अब हम V0 फाइंड कर लेते हैं जो कि VP माइनस VN है। तो VP माइनस VN करने के लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको जो VN है इसका नेगेटिव ले लें और उस नेगेटिव N को VN को प्लॉट कर लेते हैं हम। ये नेगेटिव VN का हमारे पास प्लॉट आ गया और अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है VP के साथ। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कर रहे हैं कि V0 इक्वल्स टू VP प्लस माइनस VN, मतलब VN को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फ्लिप होके पॉजिटिव हो गया और अब उसको ऐड कर देते हैं हम VP के साथ। तो ये जो एडिशन है, इस एडिशन में एक सिंपल सा रूल ये समझ लें कि जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही होगी दो पॉइंट्स की, वहाँ पे उस क्रॉसिंग में हमारे पास बनेगी एक पीक, और जहाँ पे हमारे पास एक पीक है और एक वैली है वहाँ पे हमारे पास एक वैली बनेगी। तो मैं इधर ट्रैक बना देता हूँ, ये स्टार्ट होगा यहाँ से और ये बीच में एक पीक बनेगी और साइड पे वैली बन जाएगी। फिर यहाँ तक हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी एक पीक और साइड्स पे वैली, ये हमारे पास एक और पल्स आ गई, एक और पल्स और ये एक और पल्स, एक और पल्स आ गई। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये है 2π/3, तो 2π/3 के आगे हमने π/3 मज़ीद ऐड कर दिया है। तो पल्सेस को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है 2π और 2π तक हमारे पास कंप्लीट हो रहे हैं 6 पल्सेस। तो इस वजह से इसको 6 पल्स रेक्टिफायर का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इस एडिशन से सिंपल क्या करना है कि जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे पीक बनेगी और जहाँ पे एक पीक और एक वैली है वहाँ पे एक वैली बनेगी। इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं कि V0 को दूसरा किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि किसी भी मोमेंट के ऊपर कौन कौन से डायोड जो है वो कंडक्शन मोड में है। तो ऊपर VC है तो इसका मतलब अपर हाफ में D5 कंडक्ट कर रहा है और नीचे हमारे पास ये अगर ट्रैक करें तो B है और फेज़ B में लोअर हाफ में है 6। तो इसका मतलब है ऊपर जो है 5 चल रहा है और नीचे हमारे पास 6 जो है वो कंडक्शन मोड में है। तो 5 अगर कंडक्शन मोड में है और 6 कंडक्शन मोड में है तो इसको हम यूँ देख लेते हैं कि 5 की कंडक्शन मोड में होने का मतलब है कि यहाँ से करंट स्टार्ट होगा और 6 से रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी उसको देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि VC जो है वो V0 के पॉजिटिव एंड के साथ और जो हमारे पास VB है वो VN के साइड पे है। तो हमारे पास VCB जो है VC माइनस VB, VCB हमारे पास बनेगी आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो लाइन वोल्टेज है VCB, इसकी ये पीक जो है वो हम ट्रैक कर लेंगे। फिर इसी तरह हम अगले उसमें देखेंगे कि 5 से करंट स्विच हो रहा है, करंट ट्रांसफ़र हो रहा है 1 पे, क्योंकि VA जो है वो अब बढ़ रहा है
VC से, तो यहाँ पे अब हमारे पास VA कंडक्ट करेगा अपर हाफ में। तो अगर VA कंडक्ट करेगा अपर हाफ में और नीचे स्टिल हमारे पास फेज़ B चल रहा है, जिसका मतलब 6 कंडक्शन मोड में है, तो अब हमारे पास कंडक्शन जो पाथ है वो यूं बनेगा। तो अब हमारे पास D1 की कंडक्शन की वजह से VP इक्वल होगा VA के, जबकि हमारे पास जो VN है वो स्टिल VB के इक्वल है। सो VA माइनस VB हमारे पास VAB बनेगा आउटपुट। तो इसी तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं कि VAB हमारे पास आउटपुट है अगर D1 और D6 कंडक्ट करता है, और हमारे पास अगर VAC आउटपुट होगा अगर D1 एंड D2 कंडक्ट करता है। तो VAC हमारे पास अगली बारी होगी VAC की। D1 कंडक्ट करता रहेगा अपर हाफ में और D2 जो है वो लोअर हाफ में D2 कंडक्ट करने लगेगा, तो उसके नतीजे में VAC हमारे पास फिर D2 और D3 साथ में कंडक्ट करेंगे। तो D2 और D3 अगर साथ में कंडक्ट करें तो अपर हाफ में D3 जो है वो फेज़ B के अंदर है और D2 जो है वो हमारे पास नीचे लगा हुआ है फेज़ C के अंदर। सो VBC हमारे पास इसकी पल्स बनेगी। फिर हमारे पास D3 एंड D4, सो D4 है हमारे पास लोअर हाफ में फेज़ A के अंदर और D3 जो है अपर हाफ में B के अंदर है, तो हमारे पास VBA बनेगा, V0 बनेगा VBA। और इसी तरह D4 D5 अगर कंडक्शन मोड में है तो 5 जो है हमारे पास है फेज़ C के अंदर, तो VC, और 4 जो है वो हमारे पास है फेज़ A के अंदर, तो CA हमारे पास बनेगा, और फिर उसके बाद CB, और ये साइकिल फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा AB AC, ये हमारे पास दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लाइन वोल्टेजेस हमारे पास हैं AB AC, आप देख सकते हैं कि हम सिंपली उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर बाकियों के आप जो वेव्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास वेव्स जो हैं कुछ इस तरह से आ जाएंगे, और फिर इसके नेगेटिव साइकिल को भी आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 6 लाइन वोल्टेजेस जो हैं इसको यूज़ करते हुए हम ऐसे प्लॉट जो है वो बना सकते हैं। अब हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड की अगर बात करें, वोल्टेज अक्रॉस D1 की हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस D1, अगर D1 खुद कंडक्शन मोड में है तो D1 के कंडक्शन मोड में होने का मतलब है डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि D1 और D6 जो है कंडक्शन मोड में है और फिर 1 और 2 कंडक्शन मोड में है। तो इस रीजन में हमारे पास क्योंकि D1 कंडक्शन मोड में है तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगी 0। जब D1 कंडक्शन मोड में नहीं होगा, ऑफ स्टेट में होगा, तो फिर हमारे पास ये एनोड जो है वो VA के ऊपर ही है, लेकिन कैथोड जो है या वो VB पे होगा या फिर VC पे होगा, डिपेंड करता है कि कंडक्ट कर रहा है D3 या D5। तो हमारे पास VAB होगा इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज अगर D3 कंडक्शन मोड में है, और VAC होगा अगर D5 है कंडक्शन मोड में। बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही ये वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड हमारे पास आ रहा है। तो VAB हमारे पास फॉलो करते रहेंगे। फिर जब D2 D3 कंडक्शन मोड में है, यहाँ पे D1 कंडक्शन मोड में है, तो फिर जब हमारे पास D5 कंडक्शन मोड में आ जाएगा तो उसके बाद VAC को ट्रैक करना शुरू कर देंगे। इस रीजन में हमारे पास है D5 कंडक्शन मोड में। सो 6 1 और 6 कंडक्शन मोड में है, 1 2 1 D1 और D2 कंडक्शन मोड में है, 2 3 डायोड 2 और 3 जो है कंडक्शन मोड में है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। तो हर π/3 के बाद एक ट्रांजिशन होती है। एक बार ट्रांजिशन होती है अपर हाफ वाले डायोड में, और फिर एक ट्रांजिशन होती है लोअर हाफ वाले डायोड में, फिर एक ट्रांजिशन होती है अपर हाफ वाले डायोड में। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास वो चलता है। अब करंट की वे फॉर्म देख लेते हैं। IA जो है लेट्स से किसी एक फेज़ का जो करंट है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो रेफरेंस डायरेक्शन है IA की, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर डायोड D1 ऑन होता है तो करंट तो जाएगा इस तरह से, और थ्रू द लोड जो है वो रिटर्न होगा किसी और फेज़ में। लेकिन अगर हमारे पास D4 कंडक्शन मोड में होता है तो D4 की कंडक्शन मोड में होने का मतलब है कि करंट रिटर्न होगा और इनटू द फेज़ जाएगा, जिसका मतलब कि D4 जब ऑन होगा तब हमारे पास करंट
नेगेटिव हम प्लॉट करेंगे, नेगेटिव होगा करंट, और अगर D1 ऑन होता है तो उस टाइम पे IA जो है वो होगा पॉजिटिव। सिंपली इसको लिख लेते हैं कि IA हमारे पास जो है वो पॉजिटिव I0 होगा अगर D1 ऑन है, और अगर D4 ऑन है तो फिर हमारे पास नेगेटिव I0, लोड में से यही करंट फ्लो करेगा और D1 में से जाएगा या D4 में से जाएगा। तो इधर हम प्लॉट कर लेते हैं। अगर हमारे पास लोड है रेजिस्टिव तो जो पल्स है उसकी शेप ऐसी ही होगी जिस तरह लोड की वोल्टेज की जो शेप है। तो एक पल्स हमारे पास और दूसरी पल्स, और फिर हमारे पास ये हो जाएगा ज़ीरो। तो D1 हमारे पास कंडक्शन मोड में है इस रेंज में, तो D1 ऑन है इस रेंज में, और एक बार पल्स है VAB और फिर है VAC। तो पहला सबस्क्रिप्ट A है, उसका मतलब ये है कि डायोड D1 जो है वो कंडक्शन मोड में है, और इसकी जो पीक होगी वो V हैट ओवर R होगी। अब हमारे पास आगे जाके हमारे पास है BA और CA, VBA और VCA। तो सेकंड सबस्क्रिप्ट बता रहा है कि अब हमारे पास D4 जो है वो कंडक्शन मोड में है, और नीचे आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं 3, 4 एंड 4, 5। तो अब हमारे पास यही पल्स बनेगी लेकिन नेगेटिव बनेगी क्योंकि अब D4 ऑन है। तो यहाँ पे IA जो है हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाईली इंडक्टिव लोड है तो हाईली इंडक्टिव लोड के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी बजाय इन पल्सेस के। तो रेक्टेंगुलर पल्सेस हमारे पास तब बनेगी। अगर किसी एक डायोड में हम करंट देखना चाहते हैं, तो डायोड में हम करंट लेट्स से ID1 को देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो सिंपल इस सोर्स करंट की IA की जो वेव फॉर्म है उसमें से अगर हम देखें तो हमने बताया था कि इस रीजन में डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो वही शेप जो कि लोड करंट की है वो इधर भी रिपीट हो जाएगी फॉर रेजिस्टिव, और अगर हाईली इंडक्टिव है तो ये पल्स बन जाएगी। लेकिन जो 4 है यहाँ पे ये वेवफॉर्म 4 की वजह से ये पल्सेस आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ज़ीरो, क्योंकि अब हम डायोड D1 के थ्रू करंट को देख रहे हैं। ये हमारे पास सोर्स करंट है। तो दोबारा से तब हमारे पास पल्सेस आएंगी जब D1 जो है वो कंडक्शन मोड में आएगा। तो यहाँ पे जब D1 दोबारा से कंडक्शन मोड में है तो फिर हमारे पास पल्स जो है वो अपीयर हो जाएगी। अब हम V0 एवरेज और V0 RMS फाइंड कर लेते हैं 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर के केस में। तो हम इसको बता चुके हैं कि 6 पल्सेस कंप्लीट हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2 पाई में 6 पल्सेस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। तो इसका मतलब जो पीरियड है हमारे पास वो होगा 2 पाई ओवर 6 या पाई ओवर 3। तो पाई ओवर 3 के पल्सेस हैं हमारे पास, रेडियन के पल्सेस हैं हमारे पास। हर एक पल्स की जो लेंथ है वो है पाई ओवर 3 रेडियन। हम इसमें से कई सारे पल्सेस हैं, इसमें से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली VAB को चूज़ करना चाहूँगा, और VAB हमारे पास आउटपुट तब बनती है जब पाई ओवर 3 से 2 पाई ओवर 3 रेडियन के बीच एंगल है। ओमेगा ST जब पाई ओवर 3 से 2 पाई ओवर 3 के बीच है तो हम इंटीग्रेट करेंगे पाई ओवर 3 से 2 पाई ओवर 3 तक, और बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई ओवर 6 जो कि हमारे पास पीरियड है। अब VAB को चूज़ करने का एक मकसद ये है कि हमारे पास VAB इक्वल होता है √3 V हैट साइन ओमेगा टी के, और ये जो ओमेगा टी है इसके साथ कोई फेज़ शिफ्ट जो है वो नहीं है। जो फेज़ हमने चूज़ किया हुआ है VA का -π/6, तो उसके नतीजे में जो VAB बनता है उसमें कोई फेज़ शिफ्ट नहीं होता। तो इस वजह से हमारे लिए इंटीग्रेट करना थोड़ा सा आसान होगा, इस वजह से मैं VAB को चूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं VAC को भी चूज़ कर सकता हूँ, VBC को भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो लिमिट्स हैं वो करस्पॉन्डिंगली हमें सेट करने के। मिसाल के तौर पर VBC, इसकी इक्वेशन जो है, जो रिक्वायर्ड फेज़ शिफ्ट है वो होना चाहिए, और फिर जो इसमें इंटीग्रेशन का इंटरवल होगा, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो पाई से लेके 4 पाई ओवर 3 होगी लिमिट्स। तो हम √3 V हैट को बाहर निकाल सकते हैं, और 3 ओवर पाई जो है यहाँ से वो वापस प्रोड्यूस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रल लेंगे तो नेगेटिव कॉज होगा, तो उसमें हम लोअर लिमिट को सब्सिट्यूट कर देते हैं कॉज ऑफ पाई ओवर 3, अपर लिमिट को सब्सिट्यूट कर देते हैं तो माइनस कॉज 2 पाई ओवर 3। सो कॉज ऑफ पाई ओवर 3 इज़ हाफ, और कॉज ऑफ 2 पाई ओवर 3 इज़ -½ तो हमारे पास आ जाएगा हाफ प्लस हाफ इज़
1। तो हमारे पास 3/√3v⁻/पाई ये DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास अगर 3 फेज़ हाफ वेव से कंपेयर करें, वहाँ पे हमारे पास 3/√3v⁻/2पाई उसकी एवरेज वैल्यू थी। तो उसके साथ कंपेयर करें तो ये जस्ट क्या है, डबल है। अब हम V0 RMS को देख लेते हैं। तो लिमिट्स और फंक्शन सब वही हैं, सिर्फ क्या करना है हमें कि जो फंक्शन है VAB का उसको स्क्वायर करना है हमें। तो स्क्वायर करने से √3 और V hat स्क्वायर करने से ये 3 हो जाएगा और बाहर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। V hat स्क्वायर आ जाएगा बाहर और हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा ओवर 2। और वो 2 जो है हम बाहर लिख देते हैं, 2 पाई हो जाएगा। अब 1 का अगर हम इंटीग्रल लेंगे, लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, सो 2 पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3, ये हमारे पास 1 का इंटीग्रल आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आ जाएगा। चेन रूल जो है अप्लाई करेंगे, 2 ओमेगा ST का डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिमिट्स जो है वो सब्सिट्यूट कर देते हैं। अपर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे 2 पाई ओवर 3, लेकिन क्योंकि ये 2 है इसमें तो 2 पाई ओवर 3 के साथ वो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पाई ओवर 3 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2 पाई ओवर 3, क्योंकि लोअर लिमिट है पाई ओवर 3 और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होकर उसको 2 पाई ओवर 3 बना देगा। अब साइन ऑफ 4 पाई ओवर 3 जो है वो हमारे पास इक्वल है -√3/2 के। हम इसमें साइनोसाइड ड्रॉ करके हम ये देख लेते हैं कि 4 पाई ओवर 3 यहाँ पे बनता है, जिसमें -√3/2 बनता है। और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 3, यहाँ पे बनता है हमारे पास √3/2। तो साइन 4 पाई ओवर 3 माइनस साइन 2 पाई ओवर 3, तो हमारे पास आ जाएगा -√3/2 माइनस √3/2। तो ये दोनों ऐड होके बना देंगे √3 और वो हमारे पास नेगेटिव जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो आ जाएगी और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V0 RMS की 1.65544 टाइम्स V hat। तो ये V0 RMS हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब पावर फैक्टर को हम देख लेते हैं। पावर फैक्टर अगेन एक हमारे पास रेजिस्टिव लोड केस है और एक हमारे पास हाईली इंडक्टिव लोड केस आ जाएगा। पावर फैक्टर को हम यूँ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पावर फैक्टर हमारे पास है एवरेज पावर डिवाइडेड बाय VA RMS IA RMS। एक हमारे पास फेज़ हम उठा लेते हैं, ये A की बजाय B भी हो सकता है, तो किसी एक फेज़ का उठा लेते हैं एवरेज पावर डिवाइडेड बाय उसके RMS वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। अल्टरनेटिवली हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि आउटपुट की एवरेज पावर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स किसी एक फेज़ को हम उठा लेते हैं, उसकी RMS वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट टाइम्स 3 जो है ये हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। तो ये एक सोर्स का जो एवरेज पावर है, एक सोर्स का वो है हमारे पास। तो अब हम फेज़ ए का यहाँ पे देख रहे हैं, VA RMS वो इक्वल है V hat ओवर √2, क्योंकि ये साइनोसाइडल है तो RMS वैल्यू जो है वो फाइंड करना आसान है। आउटपुट की जो RMS वोल्टेज है वो हम पिछले स्लाइड पे बता चुके हैं कि 1.65544 टाइम्स V hat है और ये उसकी जो इक्वेशन है जिससे हमने इसको फाइंड किया। IA RMS जो है वो फाइंड करने के लिए हम जो सोर्स करंट की वेव फॉर्म है इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम IA को देख लेते हैं। तो IA का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है 2 पाई रेडियन के अंदर, 0 पॉजिटिव पल्सेस, देन 0, देन नेगेटिव पल्सेस और फिर जो है ना 0। तो ये हमारे पास पैटर्न है, तो ये 2 पाई के अंदर कंप्लीट होता है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें एवरेज फाइंड करने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं कि एक तो ये तरीका है कि हम 0 से स्टार्ट लें और यहाँ तक चले जाएं 2 पाई तक, एक तो ये तरीका है, लेकिन उसमें हमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसको आसान बनाना चाहते हैं कि इस एक सेक्शन को हम ले लें, पाई ओवर 3 से लेके 2 पाई ओवर 3 तक जो है हम इसको इंटीग्रेट कर दें। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि साथ में जो 3 पल्सेस हैं उसको हम स्किप कर रहे होंगे। तो क्योंकि इसका एरिया सेम बनता है तो हम सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। फिर मिसाल के तौर पे अगर मैं यूज़ करूँगा कि 1/2 पाई पीरियड है, 1/2 पाई पीरियड है
और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक साइकिल को और 3 साइकिल को जो है मैं एक तरह से स्किप कर रहा हूँ। तो एक को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 के साथ, तो मेरे पास जो एरिया आ रहा होगा इस एक इंटीग्रेशन से, उसको हम 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये 4 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2/π। तो ये थोड़ी सी आसानी जो है हम अपने लिए कर सकते हैं। और अब इसको रिलेट करने के लिए V0 RMS के साथ हम ये कर लेते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो V0 RMS की इक्वेशन में न्यूमरेटर में 3 है, तो ये 3 इधर काउंट हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और RB जो है R स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और टाइम्स V0 RMS की बाकी इक्वेशन बच जाएगी ओवर R। अब हम P0 एवरेज को देख लेते हैं। तो P0 एवरेज का मतलब है कि किसी एक पल्स में जब वोल्टेज है और उस टाइम पे जो करंट है, लेट्स से VAB/R है, उस टाइम पे एक पल्स जो है उसमें हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं पावर, और फिर जो है वो हमारे लिए ट्रू होगा। तो पीरियड हमारे पास 2π/6 जिसका मतलब है π/3, क्योंकि आउटपुट का यही पीरियड बनता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट π/3 से 2π/3 तक। और VAB हमारे पास इस टाइम पे वोल्टेज है, और यही VAB हमारे पास फ्लो हो रहा है थ्रू दी लोड और थ्रू कमिंग फ्रॉम दी सोर्स IA। सो हमारे पास √3 वी हैड साइन ऑफ ωst/R। तो अब इसमें से भी जो R है इसको हम बार लिख सकते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी V0 RMS² R में, जस्ट इसके साथ अगर कोरिलेट कर दें। तो अब हम पावर फैक्टर में ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। P0 एवरेज जो है वो है V0 RMS²/R, और हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VA RMS की, ये IA RMS की। तो यहाँ पे एक V0 RMS कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास √3 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और V0 RMS की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.65544 वी हैड, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टाइम्स वी हैड बचेगा, तो वी हैड के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये पावर फैक्टर की जो वैल्यू है आ जाएगी। अब अगर इंडक्टिव लोड है, हाईली इंडक्टिव लोड है, तो फिर हमारे पास हमने बताया कि जो वेव फॉर्म है करंट की वो इस तरह से रेक्टेंगुलर होगी, इसकी जो रेक्टेंगुलर शेप है ये बनेगी। तो अगेन हमारे पास जो पीरियड है वो 2π ही है, और हमें जो चीज़ अभी डिफरेंट करनी है यहाँ पे वो है IA RMS और P0 एवरेज। ये दो चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। VA अपनी जगह पे कायम रहेगा, वो साइनोसाइडल वोल्टेज ही है। तो अब हम 2/π उसी लॉजिक से कि हमने एक ही जो पल्स है उसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे एक पल्स को इंटीग्रेट करना है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो जिस तरह बताया कि 4/2π, तो 4/2π हो जाएगा हमारे पास 2/π। इंटीग्रेट करेंगे हम π/3 से 2π/3 तक, और उस दौरान जो करंट है वो कांस्टेंट है, वो I0 के इक्वल है। हम कह रहे हैं कि जो लोड करंट है क्योंकि वो कांस्टेंट है I0, तो इसका मतलब सोर्स करंट से भी कांस्टेंट करंट जो है वो इस तरह से निकलेगा। तो I0², तो हमारे पास I0² जो है वो I0 के क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के साथ जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, I0 रह जाएगा, और हमारे पास 2π/3 -π/3 में से हमें मिल जाएगा π/3, और वो π/3 का जो पाई है वो कैंसिल हो जाएगा इस पाई के साथ, और हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 2/3 टाइम्स I0। अब P0 एवरेज को हम देख लेते हैं। तो एक पल्स को हम उठा लेते हैं, VAB वाली पल्स को उठा लेते हैं, उस टाइम पे करंट है I0, करंट है हमारे पास कांस्टेंट I0, और जो वोल्टेज है वो है VAB। तो π/3 से लेके 2π/3 तक हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 3/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I0 √3 वी हैड ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल के, ये कांस्टेंट्स हैं, और हमारे पास लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं cos of π/3, अपर लिमिट को सो माइनस cos of 2π/3, और cos of π/3 इज़ हाफ, और cos of 2π/3 इज़ -½
तो हाफ प्लस हाफ इज़ फुल, और हमारे पास 3/√3 वी हैड टाइम्स I0/पाई, ये हमारे पास आ जाएगा V0 एवरेज। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम पावर फैक्टर की इक्वेशन में। 3/√3 वी हैड I0/पाई, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और हमारे पास डिनोमिनेटर में VARMS, और हमारे पास IARMS आ जाएगा। 3 जो है वो स्केलिंग फैक्टर है। तो हमारे पास कैंसिलेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी √2 के साथ वी हैड I0, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी √3 टाइम्स √3/पाई, और हमारे पास फर्दर जो है वो इक्वल है 0.9549 के। तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड हो रहा है कि यहाँ पे आर के केस में, आर लोड के केस में है 0.955, और RL के केस में है 0.954। तो थोड़ा सा ही फ़र्क इसमें हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है पावर फैक्टर के केस में। अब फोरियर एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर। तो 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर में जिस तरह मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था वहाँ पे, कि एक हमारे पास जो VP है उसकी वेव फॉर्म है, उसकी 3 पल्सेस बनती हैं इनपुट के एक साइकिल में, और दूसरी वेव फॉर्म हमने बताई कि वो है -VN, और उसका हमने बताया था कि उसके भी 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये होता है जब हम ऐड कर रहे थे कि दोनों में एक फ़ेज़ शिफ्ट होता है। अब फेज़ शिफ्ट का लॉजिक ये है कि अगर एक वेव फॉर्म भी इस तरह से है और दूसरी वेव फॉर्म भी इस तरह से है, और दोनों को हम ऐड करने लगेंगे, तो सिर्फ इसके जो DC लेवल है उसमें इजाफा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चले जाए, वेव फॉर्म ऊपर चली जाएगी, और इसमें फिर भी 3 पल्सेस ही रहनी है। लेकिन अगर एक वेव फॉर्म को दूसरे के रिस्पेक्ट से शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे होता क्या है कि एक 3 पल्स, दूसरा 3 पल्स, और उसके नतीजे में क्या बनता है 6 पल्स। तो फेज़ शिफ्ट इसलिए हमारे लिए बड़ा वाइटल है, बहुत ज़रूरी है इस केस में, अगर हम 3 पल्स से 6 पल्स पे जाना चाहते हैं। और 3 पल्स से 6 पल्स पे जाना क्यों बेहतर है? क्योंकि अगर हम इसके फोरियर प्लॉट को देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं, तो ये लेट्स से है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास है हार्मोनिक के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये हमारे पास वो हैं, और हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं पहले 3 पल्स के लिए। तो 3 पल्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक होगा DC लेवल, और उसके बाद हमारे पास होगा 3FS, लेट्स से सोर्स फ्रीक्वेंसी है FS, तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट होगा फ्रीक्वेंसी DC के बाद वो होगा 3FS, और फिर होगा हमारे पास 6FS, और फिर होगा 9FS। तो ये हमारे पास होंगे। लेकिन अगर हम 6 पल्स की बात करते हैं तो एक हमारे पास होगा DC कंपोनेंट, और उसके बाद होगा 6FS, अगला होगा 12FS पे। तो हमारे पास एक तो ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है लोअर फ्रीक्वेंसी जो कि क्लोज़र टू द DC है, हम कह रहे हैं क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी टू द DC जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। 3FS से हम पहुंच जाएंगे 6FS पे। और जो फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे, तो फ़िल्टर का काम क्या होगा कि वो इन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को कम करता है, रिड्यूस करता है। और अगर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एक फ़िल्टर अगर हम यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से 100 माइक्रो का लेट्स से हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और इसके ऊपर रिलेटिवली कम होगा। दूसरी वजह ये है, दूसरी जो चीज़ है सिग्निफिकेंट, कि ये जो 3FS वाला टर्म है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सिग्निफिकेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है रिलेटिव टू दी 6FS। तो ये फैक्टर जहन में रखने हैं कि हमें क्यों जो है हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, हायर पल्स नंबर की तरफ जाना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक जो फोरियर सीरीज़ के एनालिसिस को आसान बना सकते हैं वो इस तरह से कि हमने 3 पल्स रेक्टिफायर की जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसका फोरियर लिखा हुआ था, कि उसका जो थर्ड k=3 के लिए, k=6 के लिए, और k=9 के लिए जो उसकी जो टर्म्स बनते हैं ये हमने लिखे हुए थे, और ये उसका DC जो है कंपोनेंट बनता है, V0 एवरेज उसका बनता है। अब हम जो V0 बना रहे हैं 6 पल्स का, वो 2
3 पल्स का सम है, लेकिन वो जो दूसरा 3 पल्स है उसमें और पहले में एक शिफ्ट है, फेज शिफ्ट है। तो हम क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि जो Vn है, नेगेटिव Vn है, वो बनता है हमारे पास Vp से ही बन सकता है। जो Vp वाली वेवफॉर्म है उसी से ये वेवफॉर्म भी बन सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें एक फेज़ शिफ्ट अगर हम दे दें π/3 का, तो अगर π/3 का फेज़ शिफ्ट दे दें तो उसी की फोरियर सीरीज़ से Vp के फोरियर सीरीज़ से ही नेगेटिव Vn बनाया जा सकता है। तो फेज़ शिफ्ट देने से डीसी कंपोनेंट को तो कुछ नहीं होता, तो वो V0 एवरेज जो है अपनी जगह वापस ही आ जाएगा। लेकिन जो k=3 वाली टर्म है वो अब हमारे पास हो जाएगी 3 टाइम्स ओमेगा एस टी, क्योंकि यहाँ पे 3 है, वो इस फेज़ शिफ्ट π/3 के साथ मल्टीप्लाई होके पाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, अब यहाँ पे जब सब्सिट्यूट कर देंगे हम π/3 को, तो क्योंकि 6 का स्केलिंग फैक्टर है तो हमारे पास 2π और यहाँ पे आ जाएगा 3π। तो ये फेज़ शिफ्ट इस तरह से हमारे पास अपीयर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो 2π है, 2π का मतलब है फेज़ शिफ्ट जो है उसका मतलब है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पाई का फेज़ शिफ्ट है उसका मतलब है कि 180 डिग्री शिफ्ट जो है उसमें आ गया है, और इसका मतलब है कि जो साइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब नतीजा क्या होगा कि ये जो 3 ओमेगा एस टी वाली टर्म है और ये जो 3 ओमेगा एस टी वाली टर्म है, ये दोनों अब क्या है, 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट है इनका। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मैथमेटिकली क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर k=9 वाली टर्म की बात की जाए और दूसरा है 9 ओमेगा एस टी प्लस 3π, तो ये भी आपस में कैंसिल होंगे। तो हमारे पास V0 एवरेज जो है, ये V0 एवरेज और ये V0 एवरेज अगर ऐड होता है तो हमारे पास नतीजतन आएगा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो 6 ओमेगा एस टी वाली टर्म्स हैं ये आ गई, और दूसरी 6 ओमेगा एस टी वाली टर्म ये है, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, तो इसके साथ एक 2 का स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह k=12 की बात करें, ये हमारे पास k=6, तो k=12 में भी हमारे पास 2 का स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स हमने जो ए के और बी के फाइंड किया है 3 पल्स के लिए, उसी को यूज़ करके हम 6 पल्स जो है उसका फोरियर सीरीज़ जो है वो लिख सकते हैं। मतलब ये अब सिस्टमेटिक हो गया, और सिस्टमेटिक इस तरह से हो गया कि हमने इसमें ये देखा, और हमने इसमें क्या देखा कि अगर k=3 वाली टर्म को हमने निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें फेज़ शिफ्ट लाना पड़ेगा π/3 का। अगर एक 3 पल्स दूसरे 3 पल्स के मुकाबले में π/3 का फेज़ शिफ्ट हो तो जो k=3 वाली टर्म है ये निकल सकती है। अच्छा, इसी को कनेक्ट करते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो 6 पल्सेस हैं, तो अब 6 पल्सेस के केस में हमें कितना एक फेज़ शिफ्ट देना चाहिए ताकि ये जो 6 ओमेगा एस टी वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाए, k=6 वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फेज़ शिफ्ट देना पड़ेगा 6 टाइम्स व्हाट इक्वल्स टू पाई, हमें ये देखना है सिंपली। तो अगर π/6 का फेज़ शिफ्ट देंगे तो हमारे पास पाई आ जाता है, तो इसका मतलब दो 6 पल्सेस जिसमें एक को जो है हम π/6 का फेज़ शिफ्ट दे देते हैं, तो उनके सम से हमारे पास, उन दो के सम से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 12 पल्स। तो इसी तरह से हार्मोनिक एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो हार्मोनिक एलिमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एक हार्मोनिक को दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली 180 फेज़ शिफ्ट जो है वो हम दे दें ताकि जब वो ऐड हो तो उसमें से एलिमिनेशन जो है वो मुमकिन हो।